लेकिन मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और सामने नहीं आए हैं। तो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे लोगों को सामने ला करके खड़ा किया जाए। मैम हम हमेशा गर्ल्स को ही क्यों बताते हैं कि गुड टच और बैड टच क्या है? हम बॉयज़ को क्यों नहीं सिखाते कि क्या टच करने से लड़कियों को अनसेफ फील होगा? परिवेश थोड़ा बदलना पड़ेगा। जो हम लोग प्रैक्टिकल जो होना चाहिए वो नहीं करके हम लोग किताबी शिक्षा देते हैं बच्चों को। मतलब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों जा रहे हैं अगर सरकारी में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो? और हम लोग अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि बच्चे बड़े बड़े स्कूल जा रहे हैं, तो हमारे बच्चों को प्रैक्टिकली समझाना बहुत ज़रूरी है, उनको दबाना नहीं है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। डॉक्टर मानसी गुलाटी जी को आमंत्रित करूंगी, जिन्हें दुर्ग शहर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है। साथ ही समाज सेवी के रूप में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी छवि बनाई है और निश्चित रूप से उनके जो पेशेंट्स हैं वो उनकी बहुत तारीफ करते हैं। मेरा खुद का भी बहुत पर्सनल अनुभव है। तो एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हमारे बीच में चर्चा के लिए उपस्थित हैं। तो मैं इनसे अनुरोध करूँगी कि वो अपनी चर्चा की शुरुआत करें और सबसे पहले मैं उनके स्वागत के गुलेश पाल जी को आमंत्रित करूंगी कि वो मानसी जी का सम्मान करें, जिसे कि छत्तीसगढ़ी तीरंदाज में छत्तीसगढ़ी टूरी के नाम से शायद जाना जाता है, जो उनका परिचय आया है मेरे पास। गुलेश पाल जी। अब मैं मैक जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी चर्चा की शुरुआत करें। क्योंकि मानसी जी समाज सेवा के क्षेत्र से हैं और दुर्ग भिलाई में चर्चित नाम भी है मानसी जी। इसमें बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिले होंगे कि समाज सेवा अब जो है बहुत कुछ बदलाव के साथ हम लोगों को नजर आ रही है। उसी बदलाव के परिप्रेक्ष्य में और मानसी जी के विजन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मानसी जी हमको लगता है कि तैयार होकर के आई हुई हैं, सवाल भी हमारे तैयार हैं। आप लोगों को बता दें कि मानसी जी एक अच्छी डॉक्टर भी हैं। तो पहला सवाल हमारा इसी से संबंधित है कि जिसे भाव हो कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है ऐसा भाव इंसान सोचता है कि मैं डॉक्टर बन के सेवा करूँ। और माता पिता शुरू से उनको देखा सेवा करते हुए, तो शुरू से ये भाव था कि इस फील्ड में मैं आऊँ। और समाज सेवा ऐसे निकल पड़ी कि ऐसी चीज़ें सामने आई कि गुड टच बैड टच हमारी बच्चियों को सिखाना बहुत ज़रूरी है आज के परिवेश में। उसके अलावा एडोलेसेंट थोड़े से जो गलत राह पे चले जा रहे हैं, तो वो मैं एज अ डॉक्टर समझ पा रही थी कि उनको साइकोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। तो एडोलेसेंट्स विंग में जाकर के स्कूल्स में समझाना उनको जो एक सोशल टैबू मेंस्ट्रुएशन आज भी महिलाएं फेस करती हैं, तो उस बारे में बात करना और ऐसे बहुत सारे इश्यूज को लेकर के समाज में निकलना शुरू किया। तो ऐसी छवि बन गई। बाकी मैं पिछले 20 सालों से बस्तर एरियाज़ में और रिमोट एरियाज़ में, दुर्ग में तो मैंने बहुत कम काम किया है, मैंने दुर्ग के बाहर ही काम किया है। तो बहुत सारे संगठन हैं, क्लब हैं जो कि समाज सेवा का दावा करते हैं। आप भी शायद किसी संगठन से जुड़ी होंगी, फिर भी बदलाव क्यों नहीं होता है? सर बदलाव तो आ रहा है। जब हम अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को जो शिक्षा की बात चल रही थी, एक्चुअली हमको परिवेश थोड़ा बदलना पड़ेगा। जो हम लोग
प्रैक्टिकल जो होना चाहिए वो नहीं करके हम लोग किताबी शिक्षा देते हैं बच्चों को। तो जो बच्चे पूछते हैं तो हम उनको दबा देते हैं कि नहीं गंदी बात है, इससे बात नहीं करना है। तो बच्चों को, महिलाओं को प्रैक्टिकली जो वो फेस कर रही हैं वो बहुत ज़रूरी है बताना। जो हेल्थ सिस्टम जो योजनाएं निकालता है वो बहुत अच्छी निकल रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। नहीं, हमारा सवाल सीधा ये है कि समाज सेवा के दावों के बावजूद तमाम संगठनों के नतीजे क्यों नहीं आते हैं, कुछ बदलाव क्यों नहीं दिखता है? देखिए नतीजे आ रहे हैं, लेकिन बिगड़ापन भी इतना ज़्यादा जोर से हो रहा है, जैसे एडिक्शन पहले नहीं था अब वो इतनी जोर का हो रहा है। और सोशल मीडिया इतने खराब तरीके से लोग परस्यू कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं जो हम नहीं देखना चाहते, वो दिखा रहा है जो वो दिखाना चाह रहा है। अच्छा, इसको हम ऐसे पूछ लेते हैं कि क्या समाज सेवा के नाम पर आज दिखावा हो रहा है? बहुत सारे जो संगठन करते हैं, कई जगहों पे तो बिल्कुल हो रहा है, पर कई लोग हैं जो सच में काम कर रहे हैं। इसमें एक्सपोजर ज़्यादा नहीं बिल्कुल हो अच्छा, रहा वो है। टिक मॉनिटर करें। तो समाज सेवा सिर्फ समाज में सम्मान पाने के लिए नहीं है मेरे ख्याल से। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल, ऐसे में कई लोगों को जानती हूँ जो समाज सेवा कई सालों से, और मुझे लगता है कि हर महिला कर रही है और हर पुरुष कर रहा है, और अपने बच्चों को भी शायद सिखाते होंगे। तो कई लोग सामने काम आता है और कई लोगों का नहीं आता है। तो मैंने जैसे बताया कि मैं 20 सालों से इधर उधर काम कर रही हूँ और मेरे पास में पूरे एविडेंसेस है। मैं स्कूल पे जाती हूँ तो पहले परमिशन लेती हूँ, उसके बाद अगले हफ्ते जाती हूँ, बच्चों के फीडबैक्स लेती हूँ। तो मैं पिछले 20 सालों से कर रही हूँ, मेरे पास में एविडेंसेस है, मेरे पास में कई फाइल्स हैं, पर मैंने किसी को कभी शो नहीं किया। वो मेरा अपना तरीका था कि मुझे प्राइमरी प्रिवेंशन पे काम करना है, मुझे जब बीमार पड़ जाए तब मुझे काम नहीं करना है। और मैं महिलाओं को सिर्फ दवाई नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहती, दवाइयों के अलावा वो प्रैक्टिकली क्या घर में यूज़ करें उस पर कोशिश करना चाहती थी। शुरू से वही लाइन ऑफ इंटरेस्ट था मेरा, तो इन चीज़ों पे काम कर रही थी। जैसे गुड टच बैड टच पे लड़कियां पहले 8-10 साल की उम्र में महिलाएं लाती थी कि कुछ उनको इस तरीके का कुछ बैड टच कहीं परिवार में हुआ, पर अभी ऐसे बच्चे आते हैं 3 साल 4 साल 5 साल सच में आते हैं। और जब मदर को समझाओ, फादर को समझाओ कि आप बात करिए जा करके, तो वो तैयार नहीं होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे घरों के। तो हमारी बच्चियां जो 3-4 साल में ये फेस कर रही है, तो उनका क्या साइकोलॉजी रहा होगा, क्या आगे उनको क्या, वो तो पुरुष को देख करके डर जाएंगी। तो मैंने फिर क्लास 1 से इसको चालू किया। पहले मैं क्लास 5 क्लास 6 में पिछले 15-20 सालों से मतलब स्कूल्स में जाकर के ये कि आपके प्राइवेट पार्ट्स, आपके पार्ट्स जो कौन मदर फादर के अलावा कोई दूसरा टच ना करे, तो वो बच्चियों को समझाना पड़ता है। मतलब 5 इयर्स की बच्ची नहीं समझ पाती है कि वो मुझे गलत तरीके से छू रहा है, तो ये बच्चों को समझाना पड़ता है। तो ऐसे जा कर के उनके साथ पहले थोड़ा फ्रेंडली होकर के ये चीज़ें उनको समझाते हैं। जैसा कि आप स्कूलों में या जहाँ पर भी बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताते हैं, क्या कभी ऐसा भी होता है कि उनको कोई कन्फ्यूजन होता है? उनको कन्फ्यूजन होता है। देखिए मैं एक बार की बात बता रही हूँ, एक बच्ची, आप कैसे समझाते हैं उनको कि आइडेंटिफाई कैसे करना? ये भी हो सकता है ना कभी कि कोई बहुत वात्सल्य में स्नेहवश कर रहा हो और हाँ, तो बच्चियों को समझाना पड़ता है कि भाई आपके जो सेंट्रल पार्ट्स हैं, जो कपड़ों से कवर्ड है, वो कोई दूसरा इंसान छूने का हक नहीं रखता है। सिर्फ आपके मम्मी पापा दादी या कोई नानी इस टाइप के ही छू सकते हैं, या मदर नहला रही है तो छू सकती है। आपके हाथ पैर के अलावा कहीं कोई किस कर रहा है तो वो गलत है। हमारी बच्चियों को समझाना, मैं आपको एक वाकया बता रही थी। 3-3.5 साल की बच्ची, आज से 4-5 साल पहले की बात है, 3.5 साल की बच्ची, मदर उसको लेके आई, दादी लेके आई कि उसको योनि मार्ग से ब्लीडिंग होती है बीच बीच में। तो देखा तो मतलब लगा कि प्रॉब्लमेटिक है कुछ। फिर वो बच्ची तो घबरा गई, कभी कुछ बोलती थी कभी कुछ बोलती थी। मैं उसको आधा घंटा गले से लगा के बैठी गई
फिर मैंने कुछ कुछ उसको क्वेश्चंस किए तो वो बोली आंटी उंगली नहीं कुछ ब्लैक कलर का रहता है, तो क्या रहता है पता नहीं। और वो बोली आंटी मेरे बहुत सारी सब फ्रेंड्स का नाम लिया कि वो तो सब साथ में होता है। तो आप सोच के देखिए, मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि सबके सामने मैं ये बोल रही हूँ, पर हमारे बच्चे क्या भुगत रहे हैं और हम लोग अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि बच्चे बड़े बड़े स्कूल जा रहे हैं। तो हमारे बच्चों को प्रैक्टिकली समझाना बहुत ज़रूरी है, उनको दबाना नहीं है। आज भी मेंस्ट्रुएशन एक बच्ची आई थी 10-11 साल की, वो भी आज से मतलब काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद मैंने एक मेंस्ट्रुएशन पे कार्यक्रम शुरू किया रजस्वला नाम से। वो बच्ची, उसके घर में कुछ कार्यक्रम था, कुछ पार्टी थी, तो वो 4-5 दिन वो अपने स्कूल जाना छोड़ दिया। उसे लगा मुझे कैंसर हो गया, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, तो उसने सब अपने सहेलियों से बात करना छोड़ दिया। और जब कार्यक्रम निपट गया तब उसने अपनी दादी नानी मम्मी को बताया कि मुझे कैंसर हो गया, मैं तो अब जाने वाली हूँ। और तो फिर वो लोग मेरे पास लाए, तो और अच्छे स्कूल में, दुर्ग की बच्ची। तो आप सोच के देखिए वो 4-5 दिन उस बच्ची के लिए क्या था। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, सोशल कांटेक्ट छोड़ दिए कि मैं अब जाने वाली हूँ। तो ऐसे कुछ सोशल टैबूज हैं महिलाओं की लाइफ में, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो ज़्यादा दिन भर उन्हीं के साथ में मेरा टाइम बीतता है और प्रैक्टिकली वो कहाँ क्या फेस कर रही हैं उस पर वर्किंग करने की कोशिश करती हूँ। क्या हमारी जो ये चर्चा है इसका विषय स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों से जुड़ा हुआ है। आप जिस विषय पे काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा विषय है और ख़ासतौर पर देखा जाता है कि ये लंबे समय से होता रहा है, लेकिन लोगों ने इसको नोटिस नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं हुआ, बच्चियों ने बताया नहीं या घर वालों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो इसको स्कूली शिक्षा के साथ भी, जैसे स्कूल में भी जाते हैं लोग अधिकारी, जो खासतौर पे महिला IAS IPS अधिकारी होती हैं, बड़ी अधिकारी होती हैं, शिक्षा अधिकारी, वो जाके बच्चों को बताते भी। इसको कोर्सेज में भी शामिल किया जाए, लेकिन लोग इसको एकदम प्रैक्टिस में कैसे लाएं और कैसे उसको आइडेंटिफाई करें या उसके लिए कोई ऐसे सेल बने, इस पर कोई आपका काम है या आपका कुछ करने का आगे विचार है? मैं एक कार्यक्रम जो विद्यालय प्रबंधन चलता है उसमें हेल्थ एजुकेशन पे जो सीजनल जो बीमारियां रहती हैं उसके बारे में बच्चों को बताना, बच्चों को प्रिकॉशंस के बारे में बताना कि वो जो बीमारी है कैसे हो रही है। और अपन जब सिर्फ क्लास में जो बुक रखी है उसको पढ़ते हैं तो एक्चुअली वो याद नहीं रहता है। जब सीज़न के हिसाब से, जैसे डेंगू फैल रहा है, तो जब छोटे बच्चों को जा कर के बताओ तो वो घर जा कर के अपने पूरे घर को शिक्षित कर देते हैं। तो मेरा प्रयास ऐसा रहता है कि मेरी टीम, मेरे नर्सिंग स्टाफ सबको ट्रेन करती हूँ कि भाई अपन ये सीजनल जो है उस ऐसा जा कर के बताते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे बोटैनिकल मेडिसिनल प्लांट्स कि आपको दवाइयाँ ना खानी पड़े, आप जैसे अपन कैल्कुलाई के लिए पत्थर चट्टा प्लांट आता है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें बच्चों को बताना ताकि वो सिर्फ मेडिसिन और गोलियों पे डिपेंडेंट ना रहे। तो ऐसे वाले काम कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों के साथ कर सकूँ। और जो महिलाएं आते हैं उनको भी इसी बारे में कि आप जैसे अपन कोविड जो अपने को दिखा के गया कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, तो लाइफस्टाइल पे भी वर्किंग मेरा रहता है। अच्छा, अगर आपको समाज सेवा में कुछ ऐसा करने का मौका मिले भविष्य में जिसमें आपके साथ कुछ ताकत भी होगी, समाज सेवा तो आप कर ही रही हैं, उसको तो रोक नहीं सकता कोई, कुछ ताकत और मिल जाए तो आप क्या करना चाहते हैं समाज के लिए? मेरे ख्याल से जो मैं आपको बोल रही थी कि नीतियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं, लेकिन जो वर्ग पढ़ा हुआ नहीं है, जैसे मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, जो मंदिर में पुजारी हैं उनको अगर हम ये बताएं कि आपको कुछ सिम्टम्स बताएं कि देखिए ये बीमारी के लक्षण हैं, जो भी आते हैं या जो बहुत बुजुर्ग हैं जिनकी सब बात मानते हैं, क्योंकि अभी भी सोशल टैबूज हैं, डॉक्टर बताने के बाद में भी जो अपन बोलते हैं वो नहीं करते हैं। तो जिनकी बात वो मानते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं और जहाँ लोग श्रद्धा से आते जाते हैं और वहाँ बोलने से वो मानेंगे, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मुद्दा तो स्वास्थ्य है,
टर्शरी मेडिकल सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, महंगे महंगे अस्पताल खुलते जा रहे हैं। हम काम तब करते हैं जब बीमारी एकदम बड़ी हो जाती है, तो हम क्यों ना प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे काम करें। जो कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसे अगर आसानी से समझा दिया जाए कि भाई ये लक्षण है और ऐसे आएगा, हम स्वास्थ्य मित्र हर मोहल्ले में बनाने की कोशिश करें। हम जो हमारी मितानिनें हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू उनको टैब डिस्ट्रीब्यूट हो और वो ऑनलाइन, मतलब मैं चाह रही हूँ कि सिटीजन स्वास्थ्य मतलब एक सिटीजन आइडेंटिफाइड रहे, उसकी स्वास्थ्य की पूरी आधार कार्ड के साथ उसकी एक लिंक रहे, ऐसी मैं कल्पना करती हूँ। समाज सेवा के बाद राजनीति की ओर रुख कर रही है और भाजपा की तरफ ज़्यादा झुकाव है आपका। अगर भाजपा से आप दावेदार बनती हैं तो दूर के लिए आप क्या सोचते? सर, दावेदारी तो ऐसा मैंने कभी नहीं की और ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, पर ये है कि मैं बचपन से, क्योंकि पिताजी मेरे विश्व हिंदू परिषद में, मैं रायपुर से हूँ बेसिकली, तो विश्व हिंदू परिषद में पापा सदस्य रहे और मैं आरोग्य भारती में बहुत शुरू से रही। आरोग्य भारती में मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में स्कूल में भी बताती थी क्योंकि वहाँ से शिक्षा मिलती थी। और उसके बाद किशोरी विकास प्रमुख रही काफ़ी साल तक आरोग्य भारती में, और उसके चलते विद्यालय प्रबंधन में भी मैं प्रमुख रही। और दावेदारी कहीं से नहीं थी, लेकिन हाँ ऐसा सुनने में आ रहा है और अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो मैं मना नहीं करूँगी, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो वो लोगों के विश्वास से मिलती है, तो वो मेरे लिए बहुत कीमती है। तो अगर मिलती है तो ज़रूर कोशिश करूँगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोशिश करूँगी, जो मैंने अभी तक बोला कि मैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ नियम अब मेडिकल स्वास्थ्य, इसमें भी कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर बंद जाता है और नहीं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन करवा पा रहा है उसको, तो क्या करना है। तो रेफरल बहुत इजी होने चाहिए और एक छोटे से सिटीजन का भी स्वास्थ्य में पूरा हक होना चाहिए, जो कि आजकल टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे और जो इनका जो राशि जो आयुष्मान कार्ड और सब हो रहा है, पर पेशेंट जब आता है हमारे पास तो वो बोलते हैं मैडम आयुष्मान कार्ड था, उसके बाद भी ऊपर से मेरे को बहुत पैसा लगा। तो कहीं तो कुछ मिसमैच हो रहा है, मतलब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों जा रहे हैं? अगर सरकारी में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो क्यों जा रहे हैं? तो वो कहीं ना कहीं कुछ मिसमैचिंग हो रही है। मैं इसलिए वही बोल रही थी कि नीतियाँ बहुत अच्छी बन रही, पर क्रियान्वयन कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। हेलो मैम, मेरा आपका एक क्वेश्चन है। आपने बोला आप स्कूल और कॉलेजेस जाके लड़कियों को बताते हो कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। मैम हम हमेशा गर्ल्स को ही क्यों बताते हैं कि गुड टच और बैड टच क्या है? हम बॉयज़ को क्यों नहीं सिखाते कि क्या टच करने से लड़कियों को अनसेफ फील होगा? मैं कोर्ट स्कूल जाती हूँ बेटा, लड़कों को बताती हूँ, जो प्रेजेंटेशंस रहते हैं उसमें बच्चियों को भी बताती हूँ और लड़कों को भी बताती हूँ कि आपके शरीर में क्या चेंजेस हो रहे हैं और लड़कियों के शरीर में क्या चेंजेस हो रहे हैं और आपको क्या क्या मैनर्स होने चाहिए और लड़कियों को क्या मैनर्स होने चाहिए। मतलब लड़कियों को भी सिखाना जरूरी है कि आपको कैसे पहनना है, कैसे ओढ़ना है, कैसे चलना है। क्या मैम ड्रेसअप के ऊपर अगर नहीं हो तो ठीक है मैम, ड्रेसअप हम कुछ भी करें, देखने की नजरिया अलग अलग होती है। अगर हम सोचेंगे ठीक है कि लड़की है, यहाँ तो मैम 1 साल की बच्ची से लेकर 60-70 साल की बुजुर्ग तक का भी कुछ हो सकता है ना। नजर के ऊपर है कि जेंट्स और बॉयज कैसे देखते हैं, वो बहन के रूप में देखते हैं, माँ के रूप में देखते हैं, कोई क्या सोच रहा है आप नहीं बता सकते, लेकिन आपके साथ कुछ गलत हो रहा है क्या वो आपको पता रहना चाहिए। वो मैम हम करते हैं, लेकिन हम बॉयज और जेंट्स को भी रहना चाहिए ना कि ऐसे कौन से टच है जो हम करेंगे तो वो लड़कियों को अनसेफ फील होगा। लड़कों को भी और जेंट्स को भी सिखाना जरूरी है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, ये बताया जाना चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ बताने की। मैं लड़कों को बाहर निकाल करके सिर्फ लड़कियों की क्लास लेने की कोशिश नहीं करती हूँ, मैं इकट्ठा ही बताने की कोशिश करती हूँ। और मेरे ख्याल से सेक्स एजुकेशन जो अभी स्कूलों में इंक्लूड हुआ है वो कॉमन वे में ही चलता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। परसों इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे था, मेरे यहाँ 4 सीज़र हुए
चारों की पहले लड़कियां थी, मतलब इत्तेफाक चारों की पहले लड़कियां थी और चारों के परसों चारों लड़कियां हुई और उन सब ने नसबंदी कराई, सेकंड पे सब ने नसबंदी कराई। तो मैं एनेस्थेटिस्ट सर के साथ डिस्कस कर रही थी कि सर ये तो मतलब बिल्कुल एकदम सही चीज़ है कि लड़कियों का एक्सेप्टेंस इतना अच्छा हो गया। नहीं तो हर बार मैं सोचती कई परिवार ऐसे आते हैं जो लड़कियों की दूसरी नहीं कराते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए, तो इसलिए शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छे विचार आपके। और भी क्वेश्चन का एक प्रश्न मेरा है, मेरा एक बच्चा है, मैं मेघरश्मि बनने जा रहा हूँ, पेशे से मैं प्रशिक्षक हूँ, अधिवक्ता हूँ। मेरा बच्चा है अभी 6 साल का। आपने जैसे कहा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टुडे वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन आवर चिल्ड्रन दैट दे आर क्वाइट engaged in their screen time, so that they can say that those kind of words which we can't say in our this age. So आप उस पर क्या सजेस्ट करेंगे, साइकोलॉजिकली कैसे प्रिवेंट किया जाए? बच्चे वक्त से पहले बड़े हो रहे, वक्त से पहले वो बड़ी बड़ी बातें ऐसी करते हैं जो हमारी भी समझ से पड़ी होती हैं और जो जिनमें से नकारात्मक चीज़ें अधिक होती हैं, क्योंकि आप जान रही हैं फ्री फायर जैसे और बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो विध्वंस की तरफ, वायलेंस की तरफ बच्चों को ले जाते हैं। चूँकि आप चिकित्सा के क्षेत्र से हैं और आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप महसूस करती हैं कि ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का ये एक अलार्मिंग स्टेज आ गया है कि हमें बच्चों को मोबाइल से कैसे हम स्क्रीन टाइम कम करें, इस पर आपकी क्या है? सर मोबाइल तो सच में बहुत खतरनाक यंत्र है जो हमारा दिमाग, हमारी साइकोलॉजी पूरी चेंज कर रहा है। मैंने अभी वही कहा कि वो नहीं दिखाता जो हम चाहते हैं, वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। तो इसका और कोई हल नहीं है कि हम अपने बच्चों को सुबह सैर पर लेके जाएं, अपने बच्चों को अपना टाइम दें, सिर्फ मोबाइल पे नहीं। बच्चे आजकल किताबें नहीं पढ़ रहे, वो सिर्फ मोबाइल पे ही पढ़ रहे हैं। तो बच्चों को हम वक्त दें, इससे बड़ी कोई चीज़ मोबाइल को हटाने की मेरे को नहीं लगता कि और कोई इसका हल हो सकता है। और बच्चों के साथ वक्त दे करके उनको बताना कि क्या चीज़ सही हो रही है और क्या चीज़ गलत हो रही है, और उनको सिर्फ डांटे ना कि इसको मत खेलो, इसको मत खेलो, इसको मत खेलो। इसके बारे में हम बताएं कि वो हमारे ब्रेन पे क्या असर डाल रही है, हमारी नींद गायब हो जा रही है, हमारा सोचने का मेमोरी पावर खत्म हो रहा है, हमारी सोच की शक्ति खत्म हो रही है और हमारी आंखें खराब हो रही हैं। उसके रेडिएशन से इनफर्टिलिटी से लेके हार्ट अटैक तक पे हो रहा है, ओबेसिटी जनित सारी डिजीजेज हो रही हैं। वो बच्चों को हम ये सब सिखाएंगे, समझाएंगे, टाइम देंगे। मैं अपेक्षा करूंगा मैम अगला आपका जो भी इस पर समाज सेवा की दृष्टि में आप आगे बढ़ रही हैं तो अगला विषय ये आप जरूर ऐड करेंगी लोगों को जागरूक करने के लिए। जी सर, मैं मोबाइल के लिए भी जैसे जाती हूँ स्लम एरियाज में और बच्चों के आसपास में, तो मैं मोबाइल के लिए भी जिक्र पूरा करती हूँ, कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू यहाँ बुलाया। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। एक छोटा सा सवाल मेरे ध्यान में भी आ रहा है। अभी मैं पढ़ रही थी कि हमारे यहाँ करीब 40,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पे हैं और जिसकी वजह से सरकार जो हॉस्पिटल से वहाँ पे पब्लिक जनता जो मरीज बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो चूँकि आप आगे आपका रुख राजनीति में भी दिख रहा है और आप स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़ी हुई हैं, खुद प्रैक्टिस करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि जब आप लोग डॉक्टरी प्रोफेशन अपनाते हैं तो आपको ये मानव सेवा के रूप में आपको शपथ दिलाई जाती है और कहा जाता है कि आपके लिए मरीज की प्राथमिकता है, तो क्या अपने हितों के लिए और अपनी मांग के लिए हड़ताल पे जाके अपने आप को, अपनी मांगों को मनवाना क्या ये जायज़ लगता है आपको? मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि निश्चित रूप से सरकारी जो अस्पताल है वहाँ का हाल बहुत बुरा है और मरीज बहुत सफ़र करते हैं। तो आप उसी पेशे से जुड़ी हैं, तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम किसी और से मांग मनवाना चाहते हैं और उसके लिए हम किसी और को तकलीफ दें, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। धन्यवाद। आपकी विचारधारा से ऐसा लगता है कि आप जैसे लोगों को राजनीति में जरूर आना चाहिए। अब मानसी जी का से चर्चा बहुत ही प्रेरणादायक रही, कई बच्चियां यहाँ उनसे लाभान्वित हुई हैं। अब मैं सम्मान की कड़ी में आगे श्री आनंद नारायण ओझा जी को आमंत्रित करूँगी तो आए और उनका सम्मान मानसी जी द्वारा किया जाना है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। ठीक है, आप कर लीजिए। नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे। आपने स्वास्थ्य पर बोला, शिक्षा के बारे में भी बात हुई, माने एक साथ दो टॉपिक पे हम लोगों ने बात की, शिक्षा और स्वास्थ्य। जहाँ तक मुझे समझ है कि
आम रूप से कहा जाता है कि हेल्दी बॉडी ठीक हेल्दी माइंड, ठीक है, स्वस्थ रहना है। वैसे ही शिक्षा के बारे में थोड़ा सा मेरा एक व्यू पॉइंट है कि आप लोग पत्रकार महोदय, क्योंकि यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं, इसके बारे में सोचें। एक व्यवहारिक शिक्षा होती है, एक सामाजिक शिक्षा होती है, और एक क्या कहना चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा होती है। अभी ये जो घाल-मेल चल रहा है शिक्षा में, शायद मैं इसको बहुत बड़ा एक कारण मानता हूँ कि अज्ञानता का, चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो। तो हम बच्चों को समझाने के बजाय यदि हम उनके माता पिता को समझाएं तो शायद हम एक एक घर में ज़्यादा जल्दी अप्रोच कर पाएंगे। अप्रोच बदलने की आवश्यकता है, जिसमें कि व्यवहारिक शिक्षा भी हो और सामाजिक शिक्षा भी हो। तो मेरा एक कुल मिला के कहना है कि अप्रोच जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों की तरफ ज़्यादा, उससे मैं शायद थोड़ा कम सहमत हूँ। मेरा ये कहना है कि हम जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या और कोई है, या और किसी भी प्रिंट मीडिया के थ्रू यदि इस चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जाए तो शायद अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। कई बार क्या होता है, देखिए किसी का बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो हम उसको टोकने की बजाय हम मजाक उड़ाते हैं, उसका बच्चा ऐसा कर रहा है, उसकी लड़की ऐसी कर रही है। हम ये नहीं मानते कि वो जो गली की बच्ची है, अगर मान लो वो कुछ गलत कर रही है तो हम ही उसको बुला के सिखा दें कि बेटिया ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, हम ये नहीं समझते कि हम सोचते हैं कि हम बहुत सामाजिक हैं। तो और मैं सोचती हूँ कि अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों को सिखा करके अगर वो बच्चा आगे जाता है तो हमारा ही तो नाम रोशन करता है। हम भी हिंदुस्तानी हैं, वो भी हिंदुस्तानी। तो जब तक ये लेग पुलिंग खत्म नहीं होगी, ऐसे तो कितने लोग हैं जो कर रहे हैं और बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और जो कभी सामने आते नहीं और शायद खत्म हो जाते हैं। वो किसी की किस्मत होती कि कोई सामने आ जाता है कि भैया कोई समाज सेवा कर रहा है। तो मैंने कोई बहुत बड़ी समाज सेवा करी नहीं, बहुत भाग्य से नाम सामने आ गया, वो भी ठीक है। लेकिन मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और सामने नहीं आए हैं। तो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे लोगों को सामने ला करके खड़ा किया जाए। जैसे मैंने एक उदाहरण देती हूँ, मैंने बोटेनिकल गार्डन जो मैंने बताया कि मैंने कई स्कूलों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प लेकर के मेडिसिनल प्लांट्स बोटेनिकल गार्डन बनवाए। तो बच्चों को पता है कि ये पथरी रहती तो ये खा सकते हैं, नीम से ये फायदे हैं, तुलसी से ये फायदे हैं। जब डिस्ट्रीब्यूट करते करते, मैं स्कूल का नाम याद नहीं है, एक प्रिंसिपल से मुलाकात हुई जो बच्चों ने बताया कि हफ्ते में 2 दिन वो तुलसी पत्ते हर बच्चे को एडवांटेज बता करके खिला रही थी। तो ऐसे प्रिंसिपल जो अपना ये काम आगे नहीं लाई, तो ऐसे लोगों को फिर मैंने अपने तरफ संस्था से कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया और उनका जाके सम्मान किया, वो प्रिंसिपल मैडम का। तो ऐसे कुछ लोग सामने आ जाते हैं कि इतने सालों से ये काम कर रहे हैं और उनका काम अभी तक लोगों को नहीं दिखा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो घर में हमारे भाई या हमारे आसपास स्वीपर जो काम कर रहा है और हम देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको पुरस्कृत हम लोगों को मिलकर के क्यों नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हौसला अफजाई होगी और समाज हमारा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं सम्मान की कड़ी में श्री आनंद नारायण ओझा जी को आमंत्रित करूंगी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मां से जी से अनुरोध करूंगी कि वो उनका स्वागत करें। इसके बाद मैं श्री पवन केशवानी जी को आमंत्रित करूंगी, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। कृपया वो आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें।